मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंडियन पिनल कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडियन पिनल कोड का क्लास काफ़ी समय से अवेटेड था। कुछ व्यस्तता के चलते मैं इसको प्लान नहीं कर पा रहा था। सॉरी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब मैं आप लोगों को लगातार ही क्लास को एड्रेस करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आप लोगों को दिया जा सके। तो सबसे पहले इंडियन पिनल कोड। पिनल कोड शब्द जब हम बात करते हैं तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पिनल सेक्शन है। ये क्या है? ये पिनल जो है वो कोड है, अर्थात इसमें लोगों को सजा दी जाती है। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। पिनल कोड को सिविल से कोई लेना देना नहीं है। सिविल का कोई पिनल कोड से कोई संबंध नहीं है। कोई भी जब क्राइम होता है, ठीक है, और क्राइम में जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है, क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट होता है, उसी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का निर्धारण जो है वह पिनल कोड के द्वारा होता है ना। पिनल कोड में इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब आईपीसी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करें ऑफेंस की। ऑफेंस की बात मैंने पहले भी आप लोगों से की थी और इसमें काफी सारे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। तो जब मैं सीआरपीसी की बात कर रहा था, जब मैं एविडेंस एक्ट की बात कर रहा था, तब मैंने आईपीसी की भी बात कुछ कुछ की थी और यहाँ पर ऑफेंस की भी बात मैंने की थी। ऑफेंस की जब बात आती है तब उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वह है पनिशमेंट का निर्धारण नहीं होता है, पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वह आता है। क्योंकि जब कोई घटना घटती है, सपोज करिए कि कहीं पर मर्डर हो गया, तो मर्डर होने में सबसे पहला चीज क्या होगा? एफआईआर होगा। और एफआईआर होगा तो वहां पर सीआरपीसी का रोल नहीं है, ठीक है ना। सीआरपीसी का रोल सिर्फ किस चीज में है? सीआरपीसी का रोल है 154 के तहत एफआईआर होने में। सजा देने में सीआरपीसी का कोई रोल नहीं है। कितनी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा इसमें सीआरपीसी का कोई रोल नहीं है। अब वहां सेक्शन का निर्धारण थाने में ही किया जाता है। सेक्शन का जो निर्धारण है वह थाने में ही किया जाता है। जैसे ही एफआईआर हुआ, ठीक है, वहां जो थाने में जो रीडर है, जिसको कि मुंशी कहा जाता है, वह करता क्या है कि एफआईआर के आधार पर वहां पर सेक्शंस को वहां पर पुट कर देता है, ठीक है, सेक्शन को पुट कर देता है। और तब वहां पर जो थाना इंचार्ज होता है, एसएचओ होता है, वो उसको इंडोर्स करता है और इस ढंग से पिनल जो कोड है उसका यूज सबसे पहले थाने में ही होता है। लेकिन यहाँ यह नहीं कर रहा हूं मैं कि थाने में जो सेक्शन लगा दिया गया उस सेक्शन के आधार पर सजा ही हो जाएगी, ठीक है, उस सेक्शन के आधार पर सजा हो जाएगी ऐसा नहीं है। उसके बाद बहुत सारे और भी प्रोसेस है। तब उसके बाद वह मामला कोर्ट में जाता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर को फॉलो कैसे किया जाता है? सीआरपीसी के तहत किया जाता है। और प्रोसीजर के बाद ये सारे जो एलिगेशन लगाए गए या फिर जो सेक्शन इम्पोज किए गए, ठीक है ना, आईपीसी के तहत जो सेक्शन इम्पोज किए गए वह सारे सेक्शंस को एनालाइज किया जाता है वहां पर। और तब कोर्ट जो है वह कॉग्निजेंस लेता है। उसके बाद वह चार्ज को फ्रेम करता है और तब एविडेंस का रोल शुरू हो जाता है। और एविडेंस जो है वह एविडेंस को वहां पर वेग किया जाता है, एविडेंस को वहां पर एड्यूस किया जाता है, उसको वेग किया जाता है जज के द्वारा। और तब जाकर सजा का निर्धारण होता है। तब यह फाइनल स्टेज है आपका पनिशमेंट का, तब सजा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन पिनल कोड का यूज थाने में हुआ और तब जाकर फाइनल जब सजा सुनाई गई तब इंडियन पिनल कोड का यूज हुआ। अर्थात शुरुआत भी इंडियन पिनल कोड से और अंत भी इंडियन पिनल कोड से। और इंडियन पिनल कोड के बिना, यदि हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड के बिना क्रिमिनल लॉ जो है वह बिल्कुल अधूरा है। बिना इंडियन पिनल कोड के कोई सजा का निर्धारण कर ही नहीं सकते, ये सजा का निर्धारण नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आईपीसी की जब बात आती है, इंडियन पिनल कोड की बात आती है, तो बात आती है यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी की बात आती है कि कहाँ पर एप्लीकेबल जो है वह होता है और कैसे एप्लीकेबल होता है और किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होता है, उसकी बात आती है। तो यहाँ पर जब एप्लीकेबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर एक्सटेंट की बात आती है। एक्सटेंट का मतलब होता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट,
कितना पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी चीज आती है कि टेरिटोरियल की मैं बात अभी जब करूंगा, सेक्शन पर आऊंगा तो मैं बात करूंगा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात और टेरिटरी की बात, कि इंडिया में किस ढंग से आईपीसी एप्लीकेबल है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल है, किस क्या कंडीशंस, उसकी भी चर्चा मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ। अब मर्डर यहाँ पर हुआ तो मर्डर का मतलब सीधे सीधे, जैसे यदि आप वकील ना हो और एक कॉमन मैन की तरह बात करिए तो जैसे सुनिएगा कि किसी का मर्डर हुआ, कोई व्यक्ति जब सुनता है किसी का मर्डर हुआ तो पहली बात वह कहता है कि भाई इसको तो आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी। कुछ उससे भी ज्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई इसको तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। मतलब मर्डर केस का सीधा मतलब है कि या तो मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास की सजा होगी। लेकिन जब केस में सुनवाई पूरी हो जाती है और तब उसके बाद पता चलता है कि उसको तो 2 साल की सजा हुई, तो यह सजा हुई कैसे 2 साल की? मर्डर तो मर्डर है। हम तो सामान्य तौर पर यह जानते हैं कि मर्डर है तो आजीवन कारावास की सजा होगी, मर्डर है तो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन सजा क्या हुई? वो 2 साल की सजा हुई। इसका मतलब है जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वहां पर वो एप्लीकेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कहां पर किस परिस्थिति में अप्लाई किया जा रहा है और कौन सा सर्कमस्टांसेस है जहां पर यह अप्लाई किया जा रहा है। जैसे मर्डर हुआ, वहां पर इंटेंशनल मर्डर यदि है और वहां मेंस रिया है, एक्टस रियूस है, तब तो कैपिटल पनिशमेंट होगा। कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान बहुत ही रेयर है, आजीवन कारावास की सजा होगी। लेकिन यदि यह अनइंटेंशनल है, जैसे कि वह गाड़ी चला रहा था, कोई सामने कोई व्यक्ति आ गया और टकरा कर मर गया, तो अनइंटेंशनल हुआ है। ठीक है, अनइंटेंशनल है। वह कोई व्यक्ति चला जा रहा था, उसके धक्का लग गया तो उसके हाथों से वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, वह अनइंटेंशनल है। अब यहाँ पर 302 लगा जहां पर इंटेंशनल है, 304A लगा जहां पर अनइंटेंशनल है। दोनों मर्डर है। दोनों क्या है? दोनों मर्डर है, लेकिन एक इंटेंशनल है और दूसरा अनइंटेंशनल है, नॉन इंटेंशनल है। तीसरा, अब मर्डर हुआ और एक व्यक्ति छूट भी गया। तीसरा सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। तो पुनः लोग कहे कि भाई मर्डर किया और छूट गया है। अब यहां पर यदि वह सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है तो सिचुएशन क्या है? डिफरेंट है। और फिर यहां बात आती है एप्लीकेबिलिटी की, और यहीं पर रोल होता है वकील का। बात आती है एप्लीकेबिलिटी की और रोल होता है वकील का कि वो कहां पर किस ढंग से उसको अप्लाई कर रहा है। थाने का भी रोल है। आप सुनते होंगे कि जानबूझकर किसी को धक्का देकर मार दिया गया और थाने में जाकर 304A लगा दिया गया। थाना वाला कैसे करते हैं, या मैं अपने प्रीवियस बैच सब में मेरे सारे स्टूडेंट हैं, जानते हैं क्या किस ढंग से वे लोग काम करते हैं। तो वहां पर 304A लगा दिया गया। लेकिन अब यहां पर प्रोसिक्यूशन जो है वो इस चीज को यदि सिद्ध कर देता है कि अनइंटेंशनल नहीं है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 302 में। तो यहाँ पर बात आती है एप्लीकेबिलिटी की। यहाँ पर बात क्या आती है? एप्लीकेबिलिटी की। तो आईपीसी में जो है वह क्या है? प्रोविजन है। लेकिन प्रोविजन सीधे सीधे यदि हम समझे, लोगों को लगता है कि आईपीसी में क्या है, सिर्फ सेक्शंस है, सेक्शंस को पढ़ लिया जाए और उसको हम लोग इम्पोज कर देंगे, उसको प्रूव कर देंगे। आईपीसी ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर सेक्शंस को, आईपीसी में जो प्रोविजंस है उस सेक्शंस के जरा सा उलटफेर से या तो व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर वह व्यक्ति छूट भी सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके एप्लीकेशन को जानना जरूरी है। और जब हम बात करते हैं प्रोविजन की बात करते हैं और प्रोविजन को अप्लाई करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात क्या आता है? कंडीशंस की बात आती है कि वो कंडीशंस क्या रहा है, या फिर बात आती है सर्कमस्टांसेस की, किस सर्कमस्टांसेस में ऐसा किया गया। प्रोविजन तो है
लेकिन वह प्रोविजन के तहत जो सजा का प्रावधान है, सजा देने के पहले इन सारी चीजों को, उसके कंडीशंस को देखा जाएगा, सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा। मतलब यहाँ पर वकील को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहीं पर एप्लीकेबिलिटी की बात आ जाती है, और इसी में बात आता है कौन वकील बहुत ही अच्छा है और कौन वकील बहुत अच्छा नहीं है। खराब तो मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे लोग लॉ की डिग्री लिए हुए। कौन बहुत अच्छा नहीं है, जो इन सारी चीजों को जानेगा और जो इसको अप्लाई करेगा, जानेगा और अप्लाई करेगा, वह बहुत ही बेहतर वकील है। और जो इसको अप्लाई नहीं करेगा, वो क्या है, वो अच्छा वकील नहीं होगा। ठीक है। हम जब आईपीसी की बात करते हैं, तो आईपीसी में ओरिजिनली 23 चैप्टर रहे हैं। ऐसे तो सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वकील के दृष्टिकोण से, मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिस की। एकेडमिक्स के दृष्टिकोण से हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, वहां पर उसकी चर्चा मैं करूंगा। मैं टच सभी चीजों को करूंगा रफली, लेकिन प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 23 चैप्टर्स ओरिजिनली रहे हैं। बाद में 2 चैप्टर को और जोड़ा गया, जिसमें 9A को जोड़ा गया, और 9A में इलेक्शन से संबंधित प्रोविजन को जोड़ा गया, सेक्शन 171A से लेकर 171I तक। ठीक है ना, यह बिल्कुल नया सेक्शन था जिसको जोड़ा गया। और फिर जोड़ा गया चैप्टर 20A को, जिसका कि इमेंस यूज और ह्यूज मिसयूज दोनों हुआ है। वह 498A। 2014 के पहले बड़े पैमाने पर इसका यूज और मिसयूज हुआ। 2014 के बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया कुछ कुछ केस में, उसके बाद इसका मिसयूज होना कम हुआ, या मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद हो गया, कम हुआ है। तो अभी इसमें 25 चैप्टर हैं, और ओरिजिनली इसमें 511 सेक्शंस रहे हैं, लेकिन काफी सारे सेक्शंस को इसमें डिलीट किया गया। बाद में चलकर 20 सेक्शंस जो थे इसमें डिलीट किए गए, और 57 नए सेक्शंस को इसमें जोड़ा गया। तो अभी जब आईपीसी की मैं बात करता हूं, तो इसमें 548 सेक्शंस हैं। यदि हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा सेक्शंस, सबसे ज्यादा प्रोविजंस इसमें ही आपको नजर आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा। प्रोविजन तो है, लेकिन प्रोविजन के साथ साथ यदि कॉन्सेप्ट आपको आईपीसी का नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में आईपीसी का यूज आप कभी नहीं कर पाएंगे। आईपीसी का यूज तो सारे लोग करते हैं, जो छोटे वकील हैं तो वह भी करते हैं, और जो नए वकील है वह भी करते हैं, जो सीनियर वकील है वह भी करते हैं, जो पुलिस वाले हैं वह भी करते हैं, और जो पुलिस वाले नहीं है वह भी करते हैं। आईपीसी का यूज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन किसको आता है? एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जानने की जिम्मेवारी जो है वह एक लॉयर की है, चाहे वह प्रोसिक्यूशन हो चाहे वह डिफेंस लॉयर हो। ये दोनों की जिम्मेवारी है कि वह उसको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझे, उसको इंटरप्रेट करे, और तब उसको जज के सामने पुट करे, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर, उसके एप्लीकेबिलिटी के आधार पर, कैसे अप्लाई कर रहा है और कैसे वह उसको इंटरप्रेट कर रहा है, सर्कमस्टांसेस को कैसे वह उसके साथ टैग कर रहा है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति की जान बच सकती है और किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है, जान जा सकती है। अब इसमें यदि आप सेक्शन 1 से लेकर 5 तक, जिसमें डिफिनीशन है, जिसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, यदि आप उसको ढंग से समझ लेते हैं, तो आप समझिए कि आपका 1/4 काम आईपीसी का हो गया। सिर्फ 1 से 5 की बात नहीं कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उसके एक्सप्लेनेशंस को जानेंगे। जनरल एक्सप्लेनेशंस होता क्या है, जब ऐसे ही आप देखिए कि आप वकालत शुरू किए और आपके सामने बोला गया कि भाई 376 का केस आ गया है रेप, आपने 376 को पलट दिया और आपने कहा क्लाइंट के सामने कि भाई हाँ ये रेप का मामला है और इसमें इतनी सजा का प्रावधान किया गया है, या फिर एक्सप्लॉयटेशन का मामला है उसमें सजा का प्रावधान किया गया है, 354 में यह है या है। सीधे सीधे आप किसी वकील के पास चले जाए जो कि चलते फिरते काम कर रहे हैं, वो सीधे आईपीसी का वह सेक्शन पलटेंगे और कह देंगे कि यहाँ पर यह सजा का प्रावधान है, मैं सजा दिलवा दूंगा, आप केस करिए, सजा मैं दिलवा दूंगा। लेकिन यदि आप डेफिनेशन को ढंग से नहीं जानते हैं और जनरल एक्सप्लेनेशन को नहीं जानते हैं तो 1 से लेकर 5 तक जहां पर बात की गई है चैप्टर 1 में डेफिनेशन की, 6 से लेकर 52A तक जनरल एक्सप्लेनेशंस है। यदि आप जनरल एक्सप्लेनेशंस को भी जान लें, आप यदि डेफिनेशन को भी बेहतर तरीके से जान लें, तभी आप जान लीजिए कि आप बेहतर तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर पाएंगे। और जब आप बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर एप्लीकेशन इसका होगा, तो आप एक सफल वकील होंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं सबसे पहले सेक्शन 1। सेक्शन 1 सीधे सीधे एक लाइन में यदि मैं कहूं तो कहता दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। 2019 के पहले लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और आईपीसी को, सीआरपीसी को, इंडियन एविडेंस एक्ट को, सभी को एप्लीकेबल कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी। अब पूरे भारत में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल है। अब मैं जब चूंकि इंडियन पीनल कोड पढ़ा रहा हूं इसलिए इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं। इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल है। उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर कोड एप्लीकेबल था, अपना कोड था जहां जिसके आधार पर वहां पर सजा होती थी, सजा सुनाई जाती थी। अब यहां पर क्या है कि सेक्शन 1 तो सिर्फ एक लाइन में यह कह दिया। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर आईपीसी। आईपीसी में जो ट्रायल ऑफ ऑफेंस की बात कही गई है, तो यहां पर कैसे ट्रायल उसका होगा? जो ऑफेंस हुआ है जिस पर आईपीसी का सेक्शन लगाया गया है, वहां पर इसका ट्रायल कैसे होगा? तो ट्रायल के पहले मैंने आप लोगों को बतलाया था कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है तो इंक्वायरी होती है और तब उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होता है। और यह ट्रायल जो होगा वहां पर किस प्रोविजन के तहत होगा? यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैं उसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसी प्रोविजन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और तब ट्रायल होगा और तब इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के आधार पर पनिशमेंट सुनाया जाएगा। अब मैं आता हूं, आप कभी कभी देखते होंगे केस में, जैसे मैं बहुत कॉमन सा केस है चेक बाउंस का केस, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वहां पर धोखाधड़ी, ठीक है ना, 420 भी लगता है कि धोखा दिया गया, चेक दिया गया, चेक देकर धोखा दिया गया और जो चेक से हुआ वह बाउंस कर गया। चेक बाउंस का जो केस है वह एकदम डिफरेंट केस है, मेक इट ए पॉइंट। ये सिविल कम क्रिमिनल ऑफेंस है। ये क्या है? सिविल कम क्रिमिनल ऑफेंस है। और जब 420 की बात करते हैं, सेक्शन 419, 420 की बात हम करते हैं, तो वह प्योर जो है वह क्रिमिनल ऑफेंस है। 419 और 420 आईपीसी की धारा है और 138 वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881
का सेक्शन है। दोनों दो कानून है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग कानून है और इंडियन पिनल कोड अलग कानून है। लेकिन अब दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड दोनों जगह है। चेक जो बाउंस किया गया उसके आधार पर आप फ्रॉड दिखा रहे हैं। तो आधार क्या है? चेक जो बाउंस किया। आधार क्या है हमारे पास? चेक जो बाउंस किया। तो अब इसमें कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा, धोखा का मामला, या फिर चेक बाउंस का मामला एप्लीकेबल होगा? सामान्य शब्दों में कहे तो कहा जाएगा कि वे चेक बाउंस का मामला इस पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सामान्यतः चेक बाउंस के केस में 138 लागू होता है। लेकिन यदि आप बेहतर तरीके से किसी व्यक्ति को इम्प्लीकेट करना चाहते हैं तब वहां पर 420 का इंग्रेडिएंट भी मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से, रूलिंग के हिसाब से, ये दोनों ही कानून उस पर लागू होगा। वो क्या है? और दोनों ही कानून वहां पर लागू होगा। इंडियन पिनल कोड भी लागू होगा और लागू होगा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। वह है संगीताबेन महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 2012 का केस है, चेक बाउंस का केस है, जिसमें कि फ्रॉड का केस रजिस्टर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा कि दोनों एक्ट जो है वह एप्लीकेबल होगा। इसी ढंग से हम टेररिस्ट एक्ट की बात करते हैं। तो टेररिस्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो टेररिस्ट एक्ट अलग कानून है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बिल्कुल अलग है, एनएसए बिल्कुल अलग है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो टेररिस्ट है, वो देशद्रोह का काम भी कर सकता है। टेररिस्ट होना एक अलग इशू है, देशद्रोह अलग इशू है, ठीक है। लेकिन यदि वह साबित हो जाता है कि वह देशद्रोह के तहत ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ साथ कौन सा चीज एप्लीकेबल होगा? वह इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 भी एप्लीकेबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार से यह दोनों ही कानूनों के तहत प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और सजा का प्रावधान किया जाएगा। जैसा कि मैंने चेक बाउंस के केस में कहा था, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि फ्रॉड है तो फ्रॉड के तहत जो सजा है वह तो होगी, जेल तो जाना होगा। और जब यह फ्रॉड सिद्ध हो जाता है तो चेक बाउंस तो सिद्ध हो ही गया। तो चेक बाउंस के मामले में जो पैसा लौटाना है, डबल द अमाउंट जो लौटाना है चेक में जो मेंशन किया गया है, वह भी लागू होगा। तो वह भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ सजा भी होगी। मतलब कि इंडियन पिनल कोड भी एप्लीकेबल हुआ और दूसरा कौन सा एप्लीकेबल हुआ? एप्लीकेबल हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी। इसी ढंग से टेररिस्ट एक्ट में भी ये लागू होती है। लेकिन यदि टेररिस्ट एक्ट बहुत आइसोलेटेड स्थिति में है, जहां पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है, तो वहां पर सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा। और यदि सिर्फ देशद्रोह का मामला बनता है तो फिर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि दोनों है तब ऐसी स्थिति में क्या एप्लीकेबल होगा? दोनों ही एप्लीकेबल होगा और दोनों में ही यह सजा सुनाई जा सकती है। तो ओवरलैपिंग जहां पर इफेक्ट है वहां पर बात करते हैं दोनों कानूनों की। तो यह सेक्शन 1 ये कहता है। तो मित्रों, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास पुनः मंडे से रिज्यूम करूंगा क्लास को। ऐसे तो अभी सेक्शन 1 ही हुआ है। मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आप लोगों को सारा चीज बहुत ही स्पष्ट हो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन आईपीसी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी आपने जो कहा उसमें ट्रायल बेस्ड मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा कि एनआई एक्ट में 138 जो लगता है और उसके साथ साथ 420 आईपीसी भी लग सकता है। सर, दोनों की ट्रायल डिफरेंट है। 138 की ट्रायल समन ट्रायल है और 420 की ट्रायल वारंट ट्रायल है। तो सर, कोर्ट में कौन सी ट्रायल चलती है फिर? वारंट ट्रायल चलेगा और साथ ही साथ जो है वह 138 का जो प्रोसीजर है वह एप्लीकेबल होगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस
को लगाया जाता है। तो जो ट्रायल चलाया जाएगा और जो एप्लीकेबल होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत ही होगा, क्योंकि उसके साथ साथ ये सारे ट्रायल खुद ब खुद चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे अभी 138 और 420 के जो बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे ट्रायल अलग है, तो ये क्या हाईएस्ट कोर्ट में चलता है? मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलता है। थैंक यू सर। ऐसे में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मुझे लगता है कि यह कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा, और आईपीसी में कंफ्यूजन यदि दूर हो गया तो बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू राकेश जी। हम लोग मंडे को मिलते हैं। मैं इस बार सेक्शन वाइज जो इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।